हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देन हम लोग ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 13 का एलिमेंट, जिसे हम लोग बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। तो हेडिंग दीजिए बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स की बात करें हम लोग तो उसमें है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसे हम लोग कैसे याद रखते हैं? बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। आप लोगों को याद होगा, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। अगर हम लोग इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इन सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1, क्योंकि ग्रुप 13 का एलिमेंट है। यही इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इन एलिमेंट्स में बोरोन नॉन मेटल होता है, टिपिकल नॉन मेटल कह सकते हैं, कहते हैं इसे, और बाकी सभी मेटल्स हैं, बाकी सभी मेटल्स हैं। ठीक है, और बोरोन का स्ट्रक्चर, बोरोन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बोरोन का स्ट्रक्चर होता है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नेटवर्क सॉलिड होता है, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब इसमें 12 कॉर्नर होते हैं और 20 फेसेस होते हैं। तो बोरोन बहुत ही हार्ड एंड ब्लैक कलर, इसका ब्लैक होता है, हार्ड और ब्लैक मटेरियल है। इसलिए बोरोन का यूज, बोरोन फाइबर का यूज बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए भी किया जाता है और एरोप्लेन के कुछ सामान को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि एरोप्लेन का सामान लाइट होना चाहिए। तो बहुत हार्ड भी है और हल्का भी होता है, जिसके कारण इसका यूज एरोप्लेन के कुछ सामान को बनाने के लिए किया जाता है, एरोप्लेन के पार्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यूज्ड फॉर बुलेट प्रूफ जैकेट, यूज्ड इन बुलेट प्रूफ जैकेट, एरोप्लेन पार्ट्स में इसका यूज करते हैं। साथ साथ बोराइड का यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। तो बोरोन का बहुत सारा एलोट्रॉप्स है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द एलोट्रॉप्स इसका नेटवर्क सॉलिड का होता है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसका, इसके कारण हम लोग इसका यूज इन सभी में करते हैं। हाँ, इसका एमॉर्फस फॉर्म भी पाया जाता है, एक फॉर्म एमॉर्फस भी होता है जो कि इजिली एयर से रिएक्शन कर लेता है हीट करने पे। आगे बात करेंगे। बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सभी मेटल्स हैं। ठीक है, जैसे गैलियम की बात करें तो गैलियम का भी, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, अबाउट 29 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका ऑलमोस्ट 2403 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके कारण आप देखिए इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, गैप हाई है। इसीलिए इसको हम लोग हाई टेम्परेचर थर्मामीटर के रूप में यूज करते हैं। तो ये कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, ठीक है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि रूम टेम्परेचर पे भी इसे रब कर दीजिएगा तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ये। तो ये सब इसके कुछ बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
लिखिए इसे। इसके बाद हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर हम लोग गैलियम लिक्विड फॉर्म में लें और गैलियम सॉलिड फॉर्म में लें तो लिक्विड फॉर्म का डेंसिटी ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड फॉर्म, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक साइज की बात करते हैं। फर्स्ट एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज देखिए, ग्रुप 13 का एलिमेंट जस्ट डी ब्लॉक के बाद वाला ग्रुप है। आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दीजिए तो इधर एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यही ग्रुप 13 है। तो जस्ट डी ब्लॉक के बाद ग्रुप 13 का एलिमेंट आता है, जिसके कारण इसका बहुत सारा फिजिकल बिहेवियर नॉर्मल से अलग हो जाता है। पीरियोडिक बिहेवियर टाइप का एकदम काम नहीं करता है, स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि जस्ट डी ब्लॉक के बगल में ये है। इसके कारण एक तरीके से समझ लीजिए इसके इफेक्ट में होता है, इसके झटके के कारण इसका साइज, इसका आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल जो पैटर्न है उसके हिसाब से नहीं चलता है। क्लियर? देन हम लोग एटॉमिक साइज की बात करें तो जनरली हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं, ग्रुप में नीचे आते हैं, वैसे वैसे साइज बढ़ता है, क्योंकि साइज के फैक्टर जब ग्रुप में हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ सेल डोमिनेंट फैक्टर होता है। उस हिसाब से अगर बात करें तो बोरोन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। लेकिन ये गलत ऑर्डर है। इसमें देखिए यहाँ पर इंटरचेंज रहता है, तो इसका सही ऑर्डर है बोरोन सबसे छोटा होगा, उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैलियम में डी का इलेक्ट्रॉन आ जाता है। गैलियम का 31 एटॉमिक नंबर है, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, और इसका अगर इंटीग्रेशन करें आर्गन, उसके बाद 4s2, 4p6 और 3d बीच में आएगा। ये हो गया 18, 2, 20, 10, 30 और 1, 31। यही इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये देखिए 3d इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहा है, 3d इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पुअर होता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन गैलियम का साइज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। क्लियर? तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3d electron, size of gallium is smaller than aluminium। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसका साइज का, एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, जिसमें गैलियम में 3d इलेक्ट्रॉन के कारण, पुअर शील्डिंग के कारण गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। जैसे अगर साइज की बात करें तो इसका 88 पिकोमीटर होता है, इसका 135 पिकोमीटर, इसका 143 पिकोमीटर, इसका 167 पिकोमीटर, इसका 170 पिकोमीटर। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर भी साइज में गैप बहुत कम है। इंडियम और थैलियम के बीच के साइज का गैप बहुत कम है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बहुत कम है, और यहाँ पर नीचे आते आते इसमें 4f इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं। थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 होता है, कीजिए तो हम लोग लिख सकते हैं जेनॉन, जेनॉन के बाद 6p से शुरू करेंगे और 6s से शुरू करेंगे और 6p पे ख़त्म होगा। ये बीच का ऑर्डर 4f और 5d आएगा। 54 और 2 56,
1470 और 1080 और एक 81। इसको अगर हम लोग सजा लें तो इस तरीके का ऑर्डर आया, देखिए 4F14, 5D10, 6S2, 6P1, यही है। तो इन दोनों का शील्डिंग बहुत पुअर है, इसके कारण इसका भी साइज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है इंडियम टू थैलियम। क्लियर? तो इसका एटॉमिक साइज हो गया, इसे आपको याद रखना है। ऑर्डर क्या हो गया इसका? ये वाला ऑर्डर हो गया आपका। सेकेंड बात करते हैं हम लोग इसके आयोनिक साइज का। आयोनिक साइज, आयन का साइज का अगर हम लोग बात करें तो आयन के साइज में कोई वेरिएंस नहीं है। बोरोन +3, देखो बोरोन +3 नहीं बनता है क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है, लगभग में 3650 किलो जूल पर मोल। ये बनता नहीं है, अगर बनता तो सबसे छोटा होता। उसके बाद एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, उसके बाद इंडियम 3+, उसके बाद थैलियम 3+। इसीलिए बोरोन कोई आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, जबकि एल्यूमिनियम आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, लिखिए इसे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात करें इसका, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल अभी बोले कि बोरोन का होगा। बोरोन के बाद हो जाता है थैलियम का, उसके बाद हो जाता है गैलियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, और उसके बाद है इंडियम का। ये इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल तो ये सब बहुत पूछ रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर, साइज का ऑर्डर, और सिंपल पूछ रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। इसको याद रखने का कोड है 15324। कैसे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम सभी का नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5। तो पहले 1 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 4 आया। तो ये इसका कोड है 15324 से याद रखिएगा, 15324 से याद रखिएगा। और अगर ग्राफिकल फॉर्म में याद रखना चाहें तो इस तरीके से W वाले आकार में याद रखिए, ये ज्यादा है ग्राफिकल वाले फॉर्म में। तो ये देखिए, सबसे ज्यादा बोरोन का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, गैलियम, इंडियम सबसे कम, और थैलियम। तो देखिए बोरोन का सबसे ज्यादा हो गया, फिर थैलियम का हो गया, फिर गैलियम का हो गया, फिर एल्यूमिनियम का हो गया, और फिर इंडियम का हो गया। तो ये W टाइप का साइज होता है इसका, W टाइप का ग्राफ में, इसमें एक कॉर्नर ज्यादा नीचा रहता है। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल फॉर्म में भी आयोनाइजेशन एनर्जी को याद रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी है याद रखना, अगर याद रख पाए तो। ठीक है, या तो फिर 15324 के कोड में याद रख सकते हैं। क्लियर? तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 2, उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यही है। उसके बाद 15, 16, 17, 18, बीच में पॉइंट दे दीजिए 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। तो यहाँ देखिए सारा ऑर्डर अल्टर चल रहा है। जनरली हम लोग पढ़े हैं कि ग्रुप में नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद बढ़ रहा है। तो ये सब ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एक्सेप्शनल ऑर्डर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखना ये बहुत आसान है, 2, 15, 16, 17, 18, सबसे ज्यादा 2 बोरोन का, उसके बाद स्टार्ट हो जाइए। ऑर्डर बनाना है तो सबसे ज्यादा बोरोन का, उसके बाद थैलियम का, उसके बाद इंडियम का, उसके बाद गैलियम का, उसके बाद
एल्यूमिनियम का। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। क्लियर है। 5 की बात करें हम लोग तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप एक ग्राफ याद रखिएगा, यहां से नीचे गैलियम तक घटता है फिर बढ़ता है। ये बोरोन हो गया, ये एल्यूमिनियम, गैलियम का सबसे कम, अभी हमने बात किया था कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री सेल्सियस होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। इसीलिए उसको अगर हम गैलियम को रब भी करेंगे तो वो मेल्ट होने लगता है। उसके बाद इंडियम और थैलियम। तो देखिए इस ग्राफ से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? बोरोन का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर थैलियम का, फिर इंडियम का और फिर गैलियम का। तो ग्राफिकल फॉर्मेट में याद रखिए तो याद रखना ज्यादा इजी रहेगा। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें हम लोग तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का और फिर थैलियम का। ठीक है, तो ये बात हो गई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या नंबर हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 और +3। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी decreases, arrow pointing downside means decreases, and +1 ऑक्सीडेशन स्टेट stability increases due to inert pair effect, due to inert pair effect। ठीक है, ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो आप लोग जानते ही हो। जैसे बात किया जाए अगर गैलियम 3+, इंडियम 3+ और थैलियम 3+ में किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? तो अब देखिए थैलियम सबसे नीचे वाला एलिमेंट है तो इसका +3 का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, तो गैलियम 3+ का सबसे ज्यादा, फिर इंडियम 3+ और फिर थैलियम 3+ का स्टेबिलिटी होगा। क्लियर है। उसी प्रकार अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए गैलियम प्लस, इंडियम प्लस और थैलियम प्लस में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये ग्रुप में सबसे नीचे है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन हो जाएगा? थैलियम प्लस, उसके बाद इंडियम प्लस, उसके बाद गैलियम प्लस। 1 लिखने का क्या जरूरत है इसमें? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है? 4f इलेक्ट्रॉन
आ जाता है नीचे जाने पे, उसका पुअर शील्डिंग होता है जिसके कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट एराइज होता है। क्लियर? तो लिखिए इसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हम लोग बेसिकली बोरोन और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन विथ एयर, एयर के साथ अगर हम लोग बोरोन या एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? देखिए, बोरोन नेटवर्क सॉलिड अगर हम लोग ले रहे हैं, नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है, या फिर एल्यूमिनियम, दोनों एयर के साथ रिएक्ट नहीं होता है क्योंकि एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड का लेयर आ जाता है ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऐसा नहीं, अगर प्योर एल्यूमिनियम लिया जाए और उसे एयर में डाला जाए तो वो रिएक्ट करेगा, तभी तो ऑक्साइड बनता है। लेकिन एक बार ऑक्साइड बन गया उसके बाद वो रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, फिर ऑक्साइड को आप साफ कर दीजिए तो फिर से वो रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्साइड बना लेगा। और नेटवर्क सॉलिड वाला अगर हम लोग बोरोन लिए हैं तो वो भी एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग एमोर्फस ले लें, एमोर्फस बोरोन ले लें, एमोर्फस बोरोन, एमोर्फस बोरोन ले लें जिसका एमोर्फस बोरोन ब्राउन कलर का होता है, इस केस में अगर हम लोग बोरोन की हीटिंग करें, एयर में तो ऑक्सीजन होगा के प्रेजेंस में अगर हीटिंग करेंगे तो हमें B2O3 मिलेगा। 5 फॉर्म होते हैं बोरोन के, उसमें से एक फॉर्म एमोर्फस फॉर्म भी होता है। तो नेटवर्क सॉलिड का बोरोन अगर ले लिए तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एमोर्फस बोरोन ले लिए तो वो रिएक्शन करेगा। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में एकदम प्योर जस्ट बना है, उसको एयर में डाले तो पहले ऑक्साइड तो बनेगा ना ऊपर में, तो रिएक्शन किया, लेकिन उसके बाद रिएक्शन तुरंत में ब्रेक हो जाता है, रिएक्शन नहीं होता है एक बार ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाए तो। क्लियर? सेकेंड बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर की भी बात करें तो बोरोन और एल्यूमिनियम कोई रिएक्शन नहीं करेगा अगर बोरोन नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है। एल्यूमिनियम अगेन प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा वाटर से। एक बार लेयर बन गया उसके बाद हाँ उसे आप हटाते गए उस लेयर को तो रिएक्शन करते रहेगा, लेकिन एक बार ऑक्साइड का लेयर बन गया उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है? लिखिए इसे। थर्ड वन की बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड। अगर हम लोग एसिड में इसका रिएक्शन कराएं तो बोरोन का रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट HCl या तो फिर डाइल्यूट H2SO4 में करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन इसी का अगर हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में करवा देंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में करवा लेंगे तो रिएक्शन कर जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहां बनाएगा क्या, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड बना लेगा। लेकिन एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर HCl से करवाएं, डाइल्यूट HCl से भी, तो आपको पता है कि HCl मिनरल एसिड है, इसमें एल्यूमिनियम घुल जाएगा और H2 बाहर निकालेगा। उसी प्रकार डाइल्यूट HCl ले लें या डाइल्यूट H2SO4 ले लें, सेम बात है। अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से करवा दिए, देन क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो इसे ऑक्सीडाइज कर देगा और बना लेगा Al2SO4 प्लस SO2 प्लस H2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो SO2 खुद चला जाएगा +4 में, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम लोग कराएं कॉन्सनट्रेटेड HNO3, इवन 80% कॉन्सनट्रेटेड ले लें, 80% कॉन्सनट्रेटेड, फिर भी ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ये रिएक्शन नहीं करेगा। और कौन कौन रिएक्शन नहीं करेगा कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से? हालांकि कॉन्सनट्रेटेड HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, फिर भी नहीं रिएक्शन कर रहा है क्योंकि ऊपर में ऑक्साइड का लेयर बन जा रहा है। और यहीं पे हम लोग याद रख लें कौन कौन नहीं रिएक्शन करता है। फेको नहीं, करारे आलू और बैगन, फेको नहीं, करारे आलू और बैगन, इसका रिएक्शन अगर हम लोग कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। याद कैसे रखना है? फेको नहीं, करारे आलू और बैगन, ठीक है। लिखिए इसे। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ NaOH, एल्यूमिनियम का हम लोग करवा रहे हैं रिएक्शन NaOH के साथ। तो NaOH के साथ जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो आपको पता है अगर NaOH लिमिटेड रहा, इस केस में पहले क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और अगर NaOH एक्सेस हो गया तो फिर उसी में वो घुल जाएगा एल्यूमिनियम OH, OH4 Na, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, Na एल्यूमिनियम OH4 ये बना लेगा। या तो फिर इसे हम लोग वाटर निकाल दें तो हम लोग कह सकते हैं NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा। ये क्या है? सॉल्युबल है, ठीक है। एल्यूमिनियम यानी कि लास्टली NaOH में घुल जाता है, एम्फोटेरिक मेटल है इसलिए NaOH में ये घुल जाता है। अगर बोरोन का रिएक्शन करा NaOH से, बोरोन प्लस NaOH, तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है? लिखिए इसे। तो ये था रिएक्शन। अब कुछ बात कर लेते हैं ऑक्साइड का। ऑक्साइड्स की बात करें हम लोग तो इसके एलिमेंट्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरोन हमारा बनाता है B2O3 बनाता है, एमोर्फस बोरोन। एल्यूमिनियम हमारा बनाता है Al2O3 बनाता है। गैलियम हमारा Ga2O3 भी बनाएगा और Ga2O भी बनाएगा। आपको पता है जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे वैसे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है, तो गैलियम +1 में भी ऑक्साइड बनाता है। इंडियम भी सेम, बनाएगा दोनों। थैलियम भी, थैलियम 2O, तो ये ऑक्साइड बनेगा। ये दोनों +1 वाला ऑक्साइड नहीं बनाएगा, लेकिन ये तीनों +1 वाला ऑक्साइड बनाएगा। उसमें से आपको पता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गए। तो ये ऑक्साइड था। अब हम लोग बात करें नाइट्राइड का।
अच्छा तो इधर नहीं बना रहा है, इधर नहीं बना रहा है, काट लीजिए। नाइट्राइड का बात करते हैं, नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स का बात करें तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रोजन के साथ कराएंगे तो हमें AlN मिलेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलेगा हाई टेम्परेचर पे। उसी प्रकार बोरोन का रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रोजन से कराएं तो हमें मोलिकुलर नाइट्राइड नहीं मिलता है, हमें नेटवर्क नाइट्राइड मिलेगा BnX। बोरोन नाइट्राइड जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इसे हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। और ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है, इवन इसका हार्डनेस डायमंड से भी ज्यादा होता है। तो ये लिख लीजिएगा, बोरोन नाइट्राइड is very hard substance, even its hardness is more than diamond, डायमंड से भी ज्यादा हार्डनेस होता है। और जहां तक हम लोग बोरोन नाइट्राइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर का बात करते हैं, हम लोग एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं। तो इस तरीके से बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, ये है एक यूनिट। अब देखिए ये अपना लोन पेयर है और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इस तरीके से यहाँ से ये बना दिया, यहाँ से ये बना दिया, ये एक यूनिट है। इसी तरीके से नेटवर्क हर जगह, अब यहाँ पे देखिए इसमें प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, इसी तरीके से नेटवर्क सॉलिड की तरीके से ये फैला हुआ होता है। ठीक है, तो ये बोरोन नाइट्राइड का सिंगल यूनिट का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं। अरे बहुत हार्ड मटेरियल होता है। तो ये सब कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थे जो हम लोगों ने आज की डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कंपाउंड्स का डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।